क्योंकि राजस्थान की जनता ने गहलोत की बदजुबानी देख ली, पायलट की मनमानी देख ली और जनता से की गई बेईमानी देख ली। क्या सच में राजस्थान में आपके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी रोड मैप नहीं है? पलक जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, ये भूल गए हैं हमारे लर्नेड फ्रेंड रत्नाकर जी कि सत्ता में इनकी सरकार है, इसलिए विकास के कार्यों का ब्यौरा इन्हें देना चाहिए और विपक्ष वाले तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही, उसमें कितनी सच्चाई है वो जनता तय करेगी, जो कि कुछ दिनों में तय हो जाएगा। लाल डायरी में छुपे हुए जो काले राज हैं, जनता की लाठी होती बेआवाज है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने गहलोत की बदजुबानी देख ली, पायलट की मनमानी देख ली और जनता से की गई बेईमानी देख ली। इन्हें पता है कि 25 साल में राजस्थान में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई और इन्हें पता है कि इस बार इनकी भी बत्ती गुल होने वाली है, जिसमें इन्हें कोई शुबा नहीं, जो कि खुद पता चलता है जब गहलोत जी अपनी पब्लिक रैली में ये अनाउंस करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारी लाई हुई सारी स्कीमें कैंसिल कर देगी। यानी खुद जब सिटिंग सीएम कहे कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो इससे उसके कॉन्फिडेंस लेवल का जनता को क्लियर अंदाजा हो जाता है कि उसे पता है कि वो कितने पानी में है। जब राहुल गांधी जी खुद ये कहते हैं कि भैया बाकी स्टेट्स का तो हमें पता नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर टक्कर का मुकाबला होने वाला है, आप समझ सकते हैं राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह से ये शब्द सुन के जनता को अपने आप अंदेशा हो जाता है कि इन्हें पता है ये कितने पानी में है। जब पायलट ये कहते हैं कि गहलोत भैया आप किसके सीएम हो, आप किसके नेता हो, कांग्रेस के हो या वसुंधरा राजे के हो, क्योंकि गहलोत साहब पब्लिक रैली में कहते हैं जब हमारे नेताओं ने हमारी सत्ता गिराने का प्रयास किया तो बीजेपी की वसुंधरा राजे ने हमारी सत्ता बचाई। तो जनता को समझ में आ जाता है इनका आपस में समन्वय कितना है। लाल डायरी में छुपे हुए जो काले राज हैं, जनता की लाठी होती बेआवाज है, वो आवाज इनको सुनाई दे जाएगी कुछ दिन के अंदर, जब इनको समझ में आ जाएगा इनका सारा ब्यौरा क्या है। क्योंकि महत्वाकांक्षाओं की जो लड़ाई है, जो आपस में इनका टकराव और महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, वो जनता को सुनाई दे रही है, क्योंकि जनता का विकास तो हो नहीं रहा। आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में, एक दूसरे से उलझने में ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 19 टाइम पिछले 5 साल में, सिर्फ आखिर के 5 सेकंड पलक जी, पिछले 5 साल में 19 बार जब स्टेट गवर्नमेंट के पेपर लीक हो जाए और इनके पास उसकी जवाबदेही ना हो तो इन्हें पता है लॉ एंड ऑर्डर क्या है, महिला सुरक्षा राजस्थान की क्या है, पूरा देश जानता है। इसमें मुझे किसी को कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही इनका एकमात्र उपाय है। इसलिए आशीष जी इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मेरी टीम से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज रत्नाकर जी को म्यूट करिए, बार बार उन्हें बोलने के बावजूद भी वे दूसरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने दे रहे हैं। प्लीज आशीष जी। जी पलक जी, बहुत सिंपल सी बात है कि कांग्रेस के नेता साहब जितना कुछ गिनवाने का प्रयास कर रहे थे कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, अगर मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर इन्होंने इतना ही विकास कर दिया होता, अगर इन्होंने ये अच्छे काम कर लिए होते, तो दुनिया जानती है कि इनको इलेक्शन से ठीक पहले ये जातीय जनगणना का झुंझुना लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स जो खेलने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे अमित शाह जी क्लियर कहते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ और समझते हैं, इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ला और ऑर्डर कर, तेरे को क्या चाहिए। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है। जब मोदी जी ये कहते हैं ना कि यहाँ पे भैया अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो जीत राजस्थान की होगी, कांग्रेस और विकास दो अलग-अलग पहलू हैं। क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूं पलक जी, यहाँ पे इस समय ये क्या काम कर रहे हैं, ये कूटनीति का काम कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश हमें करना पड़ेगा।
क्योंकि ये हिंदू वोट को, जो इन्हें पता है बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है, उसको डिवाइड करने के प्रयास के लिए जातीय जनगणना का झुंझुना लेके आए हैं। जबकि आपके मैं ऑडियंस को कुछ फैक्ट देना चाहूंगा कि जहां पे राहुल गांधी कहते हैं जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो आईडीआर के हिसाब से आप हिस्सेदारी दे दीजिए। जहां पे वो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये माइनॉरिटीज के साथ ये भेदभाव करना नहीं हो जाएगा? 1983 में खुद इनकी सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी कहती हैं आई डू नॉट बिलीव इन जातिवाद, और उसी समय सुरजेवाला ये प्रूव करने में लगे होते हैं कि राहुल गांधी जनेऊदारी हिंदू हैं। बोलिए आशीष जी, बोलिए जातीय जनगणना पर। जी जी, जातीय जनगणना का जो ये झूठा आडंबर करते हैं, वहां मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि जब इस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तो 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था। और आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए 1951 में जब वो आए तो उन्होंने कास्ट का कॉलम ही हटा दिया, यानी वो कास्ट पॉलिटिक्स में नहीं मानते थे। 1980 में 1984 तक इंदिरा गांधी डेड अगेंस्ट थी मंडल आयोग की, जो कि कास्ट सेंसस की सिफारिश करता था, जिसको राजीव गांधी ने भी अपोज किया था। 6 सितंबर 1990 में राजीव गांधी ने जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी का नारा हम सबने सुना था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इनके शीर्ष नेतृत्व हमेशा से जातिवाद के अगेंस्ट रहे हैं, और आज राहुल गांधी की कांग्रेस को, सोनिया गांधी की कांग्रेस को इसी जाति जनगणना का सहारा लेना पड़ा है। कांग्रेस के पास टोटल 52 एमपी हैं, लेकिन एनडीए के 82 एमपी ओबीसी हैं। तो हम कितना ओबीसी या पिछड़ी जाति को ध्यान रखते हैं? हमारे 11 मिनिस्टर दलित हैं, हमारे 8 मिनिस्टर आदिवासी हैं। यानी आपकी जनता को सच्चाई पता होनी चाहिए कि 3 जुलाई 2011 को जब राहुल गांधी पब्लिक सभा में होते हैं तो ये कहते हैं कि यूपी वालों को सिर्फ कास्ट ही दिखता है, कास्ट के ऊपर वोट देते हैं, यानी वो कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, गहमा गहमी वैसे ही बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां साफ होती दिख रही हैं, सभी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। दूसरी ओर चुनावी रैलियों में जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां आपसी वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक और जहां पर पीएम मोदी रैलियों में कांग्रेस पर राजस्थान को लूटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर चुनावी दांव चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज करेंगे राजस्थान की सियासत पर चर्चा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में जहां पर चुनावी दंगल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। बता दें आपको कि राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, जनसंबोधन करते हुए नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन की बात कही, साथ ही कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको सीधा राजस्थान से दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनावी मैदान में। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में रैली के दौरान, चलिए आपको सुनाते हैं। तो भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 रुपए की संपत्ति ही पीएमएल एक्ट में जब्त की थी, और दिल्ली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया? मोदी ने पीएमएल एक्ट में भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करवा दी। कहां 5,000 करोड़ और कहां 1 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है।
गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है, हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है, राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। आज पार्लियामेंट हाउस में मुझे बता दो, देश को जो चलाते हैं उसमें से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले, चुप हो गए। नहीं सुनिए, क्योंकि आपको यह बात गहराई से समझनी होगी। नरेंद्र मोदी चुप हो गए और फिर अगले भाषण में तो चलिए इन सबके बीच, राजनीतिक बयानबाजियों के बीच, खींचतान के बीच, आइए हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में कौन सी जाति कितनी असरदार है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जातीय जनगणना, जाति का मुद्दा जो है वह चुनाव में उठाते हुए नजर आ रही है। राजस्थान में जब हम जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो एससी 18% है, एसटी यहाँ पर 14% है और मुस्लिम 9% है। ओबीसी की अगर हम बात करें 40% आबादी ओबीसी की है। अब कांग्रेस का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब राज्य में कराएंगे या राष्ट्रीय स्तर पर कराएंगे ये तो स्पष्ट नहीं किया राहुल गांधी ने, लेकिन गुर्जर की आबादी आपको बता दें कि 5% है, जाट 10% है, माली 4% है और स्वर्ण 19% है। तो राजस्थान के अंदर क्या है जातीय समीकरण, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ब्राह्मण की अगर हम बात करें 7%, राजपूत 6% है, वैश्य 4% और अन्य दल जो अन्य जातियों की अगर हम बात करें तो वह 2% है। तो इस बीच राजस्थान की सियासत में कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और फिर सीधा चलेंगे चर्चा की ओर। सबसे पहले, क्या जातियों का सर्वे जीत का हथियार बन जाएगा? क्योंकि कांग्रेस लगातार हर चुनाव में ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुई है। राहुल की जो ये हुंकार है लगातार, क्या राजस्थान में एक बार फिर से सरकार को बचा पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि राजस्थान में महंगाई है, भ्रष्टाचार पर काम नहीं किया गया और वहीं केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उस पर भी भ्रष्टाचार किया गया। तो वही दूसरी तरफ राजस्थान में मोदी लहर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार कांग्रेस की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े नेता लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के मुद्दों पर कौन खरा उतरेगा, एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात की जा रही है? एक दूसरे पर आरोप तो लगाया जा रहा है, एक दूसरे को नीचा भी दिखाया जा रहा है, कम बताने की कोशिश की जा रही है। जनता के मुद्दों पर काम किया जाएगा, लेकिन इसके वादे तो नहीं किए जा रहे हैं। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस से हैं, डॉक्टर आशीष आंडा हमारे साथ नेता बीजेपी से हैं, मनीष कुमार गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमनप्रीत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले रत्नाकर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि फ्री बिजली देने वालों ने जो वादा किया है उन्होंने राजस्थान में बिजली ही गुल कर दी है, क्या कहना चाहेंगे रत्नाकर जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आज गिनाने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम सिर्फ कर रहे थे, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में इनको गिनाने के लिए कुछ था नहीं, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति करते हैं। बिजली गुल किया है हमने कि बिजली बिल से राहत दिया है, ये मैं एक आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की सरकार सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म के सिद्धांत पे चलने वाली सरकार है और वहां की जनता के लिए उसने जितना काम किया है शायद ही देश के किसी राज्य में कोई दूसरी सरकार ने किया हो। वहां पे 46 लाख, मैं पलक जी आपको एक आंकड़ा देता हूँ, 46 लाख ऐसे परिवार हैं जहां पे कि बिजली बिल शून्य आता है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम किया है और इतनी बढ़ती हुई महंगाई से निजात देने का काम किसी ने किया है तो राजस्थान की सरकार ने किया। तो राजस्थान की सरकार को गिनाने के लिए तमाम सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अगर समय देंगी तो मैं गिना दूंगा, लेकिन मैं प्रश्न पे ही आता हूं
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा बचा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं राजस्थान में तो भी सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करते हैं, और सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करने का पीछे कारण यही है कि वो पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं, वोट पोलराइज करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इनके पास कोई प्लान है राजस्थान के बारे में, राजस्थान की जनता के बारे में, उनको कैसे महंगाई से निजात देंगे, कैसे रोजगार देंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको जनता को बताना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी पूरी तरह से विफल हो चुकी है, और जहां पे 10 राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां पे भी पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसलिए यह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 2018 में भी जनता ने इनको माकूल जवाब दिया था, और 2023 में भी जनता ने इनको माकूल जवाब दिया। आशीष जी, जवाब कांग्रेस का कहना है कि आपके पास मुद्दों का अभाव है। कन्हैया लाल आप गिना रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। एक बात रत्नागर जी ने की, क्या सच में राजस्थान में आपके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी रोड मैप नहीं है? पलक जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, ये भूल गए हैं हमारे लर्नेड फ्रेंड रत्नागर जी कि सत्ता में इनकी सरकार है, इसलिए विकास के कार्यों का ब्यौरा इन्हें देना चाहिए, और विपक्ष वाले तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ही, उसमें कितनी सच्चाई है वो जनता तय करेगी, जो कि कुछ दिनों में तय हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान की जनता ने गहलोत की बदजुबानी देख ली, पायलट की मनमानी देख ली, और जनता से की गई बेईमानी देख ली। इन्हें पता है कि 25 साल में राजस्थान में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, और इन्हें पता है इस बार इनकी भी बत्ती गुल होने वाली है, जिसमें इन्हें कोई शुबा नहीं, जो कि खुद पता चलता है जब गहलोत जी अपनी पब्लिक रैली में ये अनाउंस करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारी लाई हुई सारी स्कीमें कैंसिल कर देगी। यानी खुद जब सिटिंग सीएम कहे कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, तो इससे उसके कॉन्फिडेंस लेवल का जनता को क्लियर अंदाजा हो जाता है कि उसे पता है कि वो कितने पानी में है। जब राहुल गांधी जी खुद ये कहते हैं कि भैया बाकी स्टेट्स का तो हमें पता नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर टक्कर का मुकाबला होने वाला है, आप समझ सकते हैं राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह से ये शब्द सुन के जनता को अपने आप अंदेशा हो जाता है कि इन्हें पता है ये कितने पानी में है। जब पायलट ये कहते हैं कि गहलोत भैया आप किसके सीएम हो, आप किसके नेता हो, कांग्रेस के हो या वसुंधरा राजे के हो, क्योंकि गहलोत साहब पब्लिक रैली में कहते हैं जब हमारे नेताओं ने हमारी सत्ता गिराने का प्रयास किया तो बीजेपी की वसुंधरा राजे ने हमारी सत्ता बचाई। तो जनता को समझ में आ जाता है इनका आपस में समन्वय कितना है। लाल डायरी में छुपे हुए जो काले राज हैं, जनता की लाठी होती बेआवाज है, वो आवाज इनको सुनाई दे जाएगी कुछ दिन के अंदर, जब इनको समझ में आ जाएगा इनका सारा ब्यौरा क्या है। क्योंकि महत्वाकांक्षाओं की जो लड़ाई है, जो आपस में इनका टकराव और महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, वो जनता को सुनाई दे रही है, क्योंकि जनता का विकास तो हो नहीं रहा। आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में, एक दूसरे से उलझने में ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 19 टाइम पिछले 5 साल में, सिर्फ आखिर के 5 सेकंड पलक जी, पिछले 5 साल में 19 बार जब स्टेट गवर्नमेंट के पेपर लीक हो जाएं और इनके पास उसकी जवाबदेही ना हो, तो इन्हें पता है लॉ एंड ऑर्डर क्या है, महिला सुरक्षा राजस्थान की क्या है, पूरा देश जानता है। इसमें मुझे किसी को कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही इनका एकमात्र उपाय है। इसलिए आशीष जी, इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर 2018 पर एक बार हम चले जाते हैं, वोट शेयर की अगर हम बात करें, तकरीबन कांग्रेस और बीजेपी का एक जैसा था, कांटे की टक्कर वोट शेयर में तो देखने को मिल रही थी। क्या 2023 में कांटे की टक्कर नजर आ रही है? देखिए, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं महंगाई का असर तो जनता का दिख रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जब पड़ोसी राज्यों में जो रेट है डीजल पेट्रोल का, राजस्थान में 12 रुपए ज्यादा क्यों है? इस प्रश्न का जवाब कोई कांग्रेसी नेता नहीं दे रहा। यानी वो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि महंगाई बढ़ा दिया, लेकिन 5 साल तो राज्य में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? और ये 5 साल तक क्यों पेट्रोल डीजल पे 12 रुपए ज्यादा लेते रहे? यूपी, हरियाणा
पंजाब और राजस्थान, मतलब इन सब के मुकाबले राजस्थान में रेट ज्यादा क्यों है? एक बात। दूसरी बात, मेरा प्रश्न ये भी है कि भ्रष्टाचार के नाम पर पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने कहा वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार बहुत किया। मैं ये नहीं जानता कि वसुंधरा राजे ने इनकी मदद की या नहीं की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर सचिन पायलट की भूख हड़ताल के बावजूद, सचिन पायलट के चिट्ठियों के बावजूद और खुद के अशोक गहलोत के वायदे के बावजूद आखिर वसुंधरा, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वसुंधरा राजे ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं था? और अगर नहीं किया था तो क्या ये झूठ बोलकर सत्ता में आई है? क्या जनता इस बात का संज्ञान लेगी? ये प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने अंतर विरोधों से ग्रस्त है। जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने चुनाव का जो एजेंडा एक बार पकड़ने से मना कर दिया, घोषणा पत्र पकड़ने से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अंतर कलह दिखाता है। लेकिन वहीं इससे भी ज्यादा अंतर कलह कांग्रेस में है, वो भी सचिन पायलट के नाम से है। जिस तरीके से सचिन पायलट को बार बार गहलोत जी अपमानित करते रहे हैं और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें करते रहे हैं, मैं समझता हूं वोटर सब देख रहा है। और वसुंधरा राजे क्या करेंगे ये नहीं पता है, लेकिन सचिन पायलट के इरादे अभी मजबूत दिखते हैं। एक बार उनके पास अच्छी पावर आ जाए तो वो अशोक गहलोत को सबक सिखाने में कभी पीछे नहीं। अमन जी क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है और इस वक्त मनीष जी का ये कहना है कि दोनों ही पार्टियों के अंदर अभी आंतरिक कलह जो है वह चल रही है, चाहे बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस पार्टी। एक तरफ सचिन पायलट तो अशोक गहलोत, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र के अंदर बैठे राजनेता और वसुंधरा राजे। की बात करें कांग्रेस और भाजपा के कांटे के चक्कर में बोल सकते हैं कि टक्कर है, उसके बाद हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि इसका पलड़ा भारी है और इसका हल्का है। उसका कारण एक ये है कि जो बागी उम्मीदवार हैं वो इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि जो अंतरकलह है वो दोनों पार्टियों में है। अगर हम मेन जो कंपटीशन है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में गिनते हैं तो अंतरकलह दोनों में है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत देख लो, उनमें भी 4-5 साल से खटपट चल रही थी और अभी वसुंधरा राजे का इतना जबरदस्त इफेक्ट है वहां पे, उनको लोग इतना मानते हैं वहां पे। उसके बावजूद भी जैसे भाजपा ने बहुत देर तक उनको किनार करके रखा और उनका नाम भी पहली या दूसरी सूची में आया, पहली सूची में नहीं आया, दूसरी में आया, तो उनको एक साइड पे करने का भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करें कि जो बागी उम्मीदवार जैसे बसपा के बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस में, उसका भी प्रभाव पड़ा। और जो मेन मुद्दे हैं उन पे अगर हम पलक जी बात करें तो जो सिंचाई और जो किसान और रोजगार है, इनके ऊपर जो बातें चलती हैं, तो महंगाई की तो देखो सारा जो देश है वो त्रस्त है महंगाई से। तो उसके बाद जो मेन चीजें चलती आई हैं राजस्थान में, जैसे पेपर लीक का मामला है, तो वो भी इनके अंदर के ही लोगों ने उठाया। सचिन पायलट ने सबसे पहले ये मामला उठाया था। अमनप्रीत जी, अगर आपने मनीष जी की बात सुनी हो और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आए, और ठीक है लगातार कांग्रेस की अगर हम बात करें, आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, अच्छी बात है, आप विपक्ष होने के नाते इन मुद्दों को उठाइए, जनता की आवाज बनिए। लेकिन एक तरफ हम चले जाते हैं राजस्थान में, जब आप बोल रहे हैं कि जी महंगाई देखिए कितनी ज्यादा है, तो अपने राज्य में आप महंगाई कम करिए ना। सबसे ज्यादा वैट जो है राजस्थान सरकार वसूलती है मैडम जी। वही बात पे मैं पता आ रही थी कि जैसे भ्रष्टाचार का वो लाल डायरी का मुद्दा आया था, तो वो जो राजेंद्र गौड़ा है वो भी कांग्रेस के थे, उन्होंने इस सवाल उठाया। अगर पेपर लीक का मामला है, अशोक गहलोत सरकार पे उंगली उठाई, तो वो भी सचिन पायलट ने उठाई। तो इनके तो अंतरकलह एक तो होती है कि आपस में बाकी चीजों पे मिसमैच होता है, पर ये तो एक दूसरे पे भ्रष्टाचार की बात आ रही है, एक दूसरे पे जो ऑपोजिट पार्टी करती है वही सेम पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये गहलोत सरकार को सोचना ही पड़ेगा। और ये जो जिद वो लेके बैठे थे सीट से, उनको जो अपनी कुर्सी से प्यार है, वो तो आपने देख लिया कि उन्होंने अलग कुर्सी से तो हर किसी को प्यार है। आप चारों हमारे साथ बने रहिए, ये राजनीति के मोह पर हम विस्तार से बात करते रहेंगे और जनता के मुद्दों पर भी राजस्थान की बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उसका। दोनों ही पार्टियां ये पेश करते हुए नजर नहीं आई कि राजस्थान के लिए आगे आने वाले 5 सालों के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है, फ्री की रेवड़ियों को छोड़ देते। पहले तो मैं
अपने सारे पैनलिस्ट जो हैं उनके बातों का जवाब देना पसंद करूंगा। जी सर। फिर आपके प्रश्न पे आता हूं जो आंतरिक कला के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक झुंझुना पकड़ा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और उनके समर्थित विश्लेषकों को कि भैया ये झुंझुना है, तुम पकड़ लो और उसको दिन भर बजाते रहना टीवी चैनल्स पे, जब पूछा जाएगा तो बजाते रहना। अब ये बताइए, 108 रुपए की बात कह रहे हैं राजस्थान में, यही मुंबई में मैं बैठा हूं, पेट्रोल की कीमत यहाँ 106 रुपए 31 पैसे। तो महज जो है 1 रुपया 70 पैसा ज्यादा राजस्थान में वसूला जा रहा है और उसके एवज में जनता को क्या क्या जो है दिया जा रहा है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। पूरे ये वही में भारतीय जनता पार्टी है जहां पे हम लोग 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 1200 रुपए का सिलेंडर दे रही है। भैया 1 रुपया 70 पैसा ज्यादा है, आप तो 500-600 रुपया ज्यादा वसूलने का काम कर रहे हो। आज नहीं, सालों से वसूल रहे हो और आप क्यों नहीं उस पर कुछ आप संज्ञान लेते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? और रही बात, देखिए राजस्थान की सरकार ने बहुत कुछ किया है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह वहां की महिलाएं हो, चाहे वहां की राजस्थान की जनता। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो राजस्थान की सरकार ने किया है। महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को रोडवेज में किराया जो है 50% ही देना होगा। तो सोचिए कितनी बड़ी राहत महिलाओं को दिया है राजस्थान की सरकार ने महिलाओं के लिए। और उसके इतर गरीब जो व्यक्ति है, जो हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा सकता, जो अपने परिवार का सही इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए 25 लाख की बीमा योजना राजस्थान सरकार देती है और उसका लाभ लाखों लोगों ने उठाया है, करोड़ों लोगों ने उठाया है। तो ये चीजें इनको नहीं देखती है। 1 रुपया 70 पैसे का झुंझुना जो प्रधानमंत्री ने इनको पकड़ा दिया है वो बजाते रहेंगे, चाहे जहां भी बजाना होगा। इनको तथ्यों से परखने की जरूरत नहीं है। इनको प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो वो ये करेंगे। और रही बात राजस्थान सरकार की उपलब्धियों की, करते हैं भाई, करोड़ों लोगों ने लाभ उठा लिया। अरे सुन तो लीजिए, झुंझुना बाद में बजा लेना। करोड़ों लोगों ने लाभ उठा लिया, मतलब झूठ बोलने की कोई लिमिट है? अरे करोड़ों लोगों ने कोई लिमिट है? करोड़ों लोगों ने लाभ उठा लिया। अरे क्या बात करते हैं, मजाक हो रहा है क्या? मजाक अपना पक्ष रखने दीजिए। पकड़ा दिया। सुन तो लो। ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज पर्सनल कमेंट मत करिए। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, रत्नाकर जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। रत्नाकर जी बोलिए। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ के चले जाओ। बोलिए नहीं सर, ठीक है रत्नाकर जी, हर कोई डिबेट नहीं जा सकता ना ऐसे, अगर आप कहेंगे तो सब अपना पक्ष रखने आए। 1 रुपया 70 पैसे का बैठ के झुंझुना बजा रहे हो। रत्नाकर जी बोलिए। 1 रुपया 70 पैसे का। अरे रत्नाकर जी बोलिए, एंकर जब नौकरी आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं दिखता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दिया है 50%। रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मनीष जी को समय दूंगी। मनीष जी प्लीज। पलक जी बोलिए। रत्नाकर पलक जी देखिए, ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहने और भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बातें याद, प्रधानमंत्री का मैंने बताया ना, अभी झुंझुना पकड़ा दिया 1 रुपया 70 पैसा, उसी को हर चैनल पे बजाते हैं। और मैंने फिर से बोल जातीय जनगणना, फिर से बोल रहे हैं, क्यों आप अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगी तो मैं सबके बारे में बोलिए रत्नाकर जी, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया है, 76 लाख, और 100 यूनिट 46 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली देने का काम किया है। आशीष आंडा जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत जी का भी यही कहना है कि अगर बीजेपी के पास मुद्दे हैं तो वह हमारी योजनाओं के अंदर क्या कमी है कि गिनवाए। ये बात अशोक गहलोत जी ने कही। बोलिए। जी, मैं अभी इनकी पलक जी, अभी इनकी पोल खोल देता हूँ। अगर ये प्रवक्ता साहब ये कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना कर दिया, उतना कर दिया, आप सिर्फ इनसे एक सवाल मेरी तरफ से या जनता की तरफ से, जी हर किसी को समय आवंटित करना पड़ेगा। मैंने आपको पूरा समय दिया, उतना समय आशीष जी को दूंगी। अभी 2 हमारे साथ पैनलिस्ट है, समय हमारे पास कम है। सर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता तो मैं आपको बहुत सारा समय देती। सर हर किसी को समय आवंटित करना पड़ेगा। आप मेरी डिबेट में अपना घोषणा पत्र नहीं दे सकते सर। आई एम रियली सॉरी सर, आप मेरी डिबेट में अपना घोषणा पत्र नहीं दे सकते। आपने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब मैं बीजेपी से ले रही हूँ सर। रत्नाकर जी आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं बीजेपी से ले रही हूँ। प्लीज आप सर समय मत बर्बाद करिए। बोलिए आशीष जी। ये बात अशोक गहलोत जी की भी कहनी है
कि आपके पास अगर उनकी योजनाओं में कोई कमी है तो उसे पेश कीजिए, लाल डायरी से ऊपर बढ़िए। बोलिए आशीष जी। पलक जी, आप इनको प्लीज चुप कराएंगे तो आपके दर्शक सुन पाएंगे। बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, अब हमें बोलने दीजिए, आपका समय हो गया। आशीष जी, सवाल का जवाब दीजिए रत्नाकर जी के। आप क्या जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पलक जी, ऐसे क्या दर्शक सुन पाएंगे जब तक आप इनका फेडर डाउन नहीं कराएंगे? ऐसे बोलने नहीं देंगे तो क्या सुन पाएंगे? मेरी टीम से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज रत्नाकर जी को म्यूट करिए। बार बार उन्हें बोलने के बावजूद भी वे दूसरे पैनलिस्ट को नहीं बोलने दे रहे हैं। प्लीज आशीष जी। जी पलक जी, बहुत सिंपल सी बात है कि कांग्रेस के नेता साहब जितना कुछ गिनवाने का प्रयास कर रहे थे कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, अगर मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर इन्होंने इतना ही विकास कर दिया होता, अगर इन्होंने ये अच्छे काम कर लिए होते, तो दुनिया जानती है कि इनको इलेक्शन से ठीक पहले ये जातीय जनगणना का झुंझुना लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स जो खेलने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे अमित शाह जी क्लियर कहते हैं कि यहां पे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है, हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर कुछ और समझते हैं, इनके यहां लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ला और ऑर्डर कर, तेरे को क्या चाहिए। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है, जब मोदी जी ये कहते हैं ना कि यहां पे भैया अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो जीत राजस्थान की होगी। सर, आप मेरे सवाल को शायद समझ नहीं पाए। मैं ये कह रही हूं, अगर कांग्रेस कह रही है कि 5 साल में हम ये योजनाएं लेकर आए, अगर वो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, अगर आप विपक्ष हैं राजस्थान में, तो आपके पास उन योजनाओं में क्या कमी है, इसमें फैक्ट्स होने चाहिए। लेकिन आप अपनी जनसभा में वो फैक्ट्स नहीं पेश कर रहे हैं। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे, क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूं पलक जी, यहां पे इस समय ये क्या काम कर रहे हैं, ये कूटनीति का काम कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश हमें करना पड़ेगा। क्योंकि ये हिंदू वोट को, जो इन्हें पता है बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है, उसको डिवाइड करने के प्रयास के लिए जातीय जनगणना का झुंझुना लेके आए हैं। जबकि आपके मैं ऑडियंस को कुछ फैक्ट देना चाहूंगा कि जहां पे राहुल गांधी कहते हैं जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो आईडीआर के हिसाब से आप हिस्सेदारी दे दीजिए। जहां पे वो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये माइनॉरिटीज के साथ ये भेदभाव करना नहीं हो जाएगा? 1983 में खुद इनकी सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी कहती हैं आई डू नॉट बिलीव इन जातिवाद, और उसी समय सुरजेवाला ये प्रूव करने में लगे होते हैं कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। और उसके बाद आप सोचिएगा, मनीष कुमार जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या इस वक्त जितनी भी योजनाएं रही हैं राजस्थान में कांग्रेस द्वारा, उन योजनाओं में कमी गिनवाने के लिए बीजेपी के पास फैक्ट्स नहीं है, या फिर वो अपनी आंतरिक कलह में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि जनता को बताना ही भूल गए कि वह एक बेहतर विकल्प कैसे है, रोड मैप क्या है? जी मनीष जी। चुनाव की ये है कि राजनीतिक स्तर बहुत गिर गया है। आज चुनाव जीतने के लिए हम गरीब रहे हैं, हम कोई योजना ला रहे हैं जिसमें मानो सिलेंडर 1000 का 500 का दे रही है, बस का किराया सस्ता कर दिया। कहने का मतलब है हम एक तरीके से मतदाता को पैसे का आश्वासन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो विकास कब होगा? जो करदाताओं का पैसा है, आपके घर का पैसा नहीं है, आप इसको देश के विकास में खर्च करेंगे। आप 500 का सिलेंडर में फैसला करें, कांग्रेस करे, ये नहीं होना चाहिए। बात ये क्या बना रहे हैं, रोजगार के संस्थान क्रिएट कर रहे हैं। आज दोनों ही पार्टी इस बात को लेकर तैयार नहीं कर। पार्टी कह रही है कि हम जाति का आंकड़ा लाएंगे, यानी बस कैसे भी करके सरकारी नौकर तैयार करने हैं। आज जाति की बात करते हैं, आज संख्या की बात कौन कर रहा है? जाति के आंकड़ों की बात। पलक जी, जाति जनगणना क्या इनका पोल खोलने के लिए मेरे पास बहुत हार्ड फैक्ट्स हैं, मुझे आप सिर्फ 12 मिनट दीजिए। बोलिए बोलिए आशीष जी, बोलिए जातीय जनगणना पर। जी, जातीय जनगणना का जो ये झूठा आडंबर करते हैं, वहां मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि जब इस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तो 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था। और आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए 1951 में जब वो आए तो उन्होंने कास्ट का कॉलम ही हटा दिया, यानी वो कास्ट पॉलिटिक्स में नहीं मानते थे। 1980 में 1984 तक इंदिरा गांधी डेड अगेंस्ट थी मंडल आयोग की,
जो कि कास्ट सेंसस की सिफारिश करता था, जिसको राजीव गांधी ने भी अपोज किया था। 6 सितंबर 1990 में राजीव गांधी ने जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी का नारा हम सबने सुना था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इनके शीर्ष नेतृत्व हमेशा से जातिवाद के अगेंस्ट रहे हैं और आज राहुल गांधी की कांग्रेस को, सोनिया गांधी की कांग्रेस को इसी जाति जनगणना का सहारा लेना पड़ा है। कांग्रेस के पास टोटल 52 एमपी हैं, लेकिन एनडीए के 82 एमपी ओबीसी हैं। तो हम कितना ओबीसी या पिछड़ी जाति को ध्यान रखते हैं? हमारे 11 मिनिस्टर दलित हैं, हमारे 8 मिनिस्टर आदिवासी हैं। यानी आपकी जनता को सच्चाई पता होनी चाहिए कि 3 जुलाई 2011 को जब राहुल गांधी पब्लिक सभा में होते हैं तो ये कहते हैं कि यूपी वालों को सिर्फ कास्ट ही दिखता है, कास्ट के ऊपर वोट देते हैं। यानी वो कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे। अमनप्रीत जी क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितना सच है? क्योंकि 1931 के बाद पूर्ण तरीके से जातीय जनगणना देश के अंदर नहीं करवाई गई। कांग्रेस 60 साल तक सरकार में थी, केंद्र द्वारा उन्होंने कभी भी जातीय जनगणना कास्ट सेंसस नहीं करवाई, और अब जब विपक्ष में बैठी है तो कास्ट सेंसस की मांग कर रही है। देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए भी कह लो कि एक अट्रैक्शन होता है कि महिलाओं को या दूसरे वोटर्स को कैसे अपनी तरफ साधा जाए। तो ये एक लॉलीपॉप की तरह ही चुनाव जो मुद्दा है उसको उठाया जा रहा है। अगर आप बात करें फ्रीबीज की तो दोनों पार्टियों ने, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, दोनों ने झड़ी लगा दी है। एक तरफ देखिए पलक जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा विरोध कर रही थी कि कांग्रेस जो फ्रीबीज का बोल रही है कि केजी से लेके पीजी तक जो शिक्षा है वो मुफ्त दी जाएगी। अभी वो सेम केजी से पीजी तक की शिक्षा राजस्थान में उन्होंने अपने संकल्प पत्र पे अनाउंस कर दिया कि वो देंगे। सिलेंडर अगर कांग्रेस ने 500 का दिया है तो सिलेंडर अभी इन्होंने बोल दिया कि हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हम 450 का देंगे। उसके बाद कांग्रेस वालों ने बोल दिया कि हम जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश की मीडियम में पढ़ाना उनको फ्री करेंगे। तो इसके साथ ही इन्होंने लैपटॉप का बोला था कि लैपटॉप देंगे और टैबलेट देंगे, तो भाजपा ने बोल दिया कि हम स्कूटी देंगे। तो ये फ्रीबीज की जो झड़ी लगाते जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर ऐसी ही सहूलतें देने की बात करें तो देखिए कितने सालों से अशोक गहलोत की सरकार है, वहां पे दी जा सकती थी, और कितने सालों से सेंटर में सरकार है, तो बाकी देश के लोग इससे क्यों बांधे रह गए? उनको भी मिलनी चाहिए। अगर 450 का सिलेंडर राजस्थान में भाजपा प्रोवाइड कर रही है तो 10 से भी ज्यादा स्टेट्स में भाजपा की सरकार है, वहां पहले ही क्यों नहीं ये चीज कर दी गई? तो ये लोग भी समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस तो लोगों में भी है। लोगों के पास मेन मुद्दे ये नहीं है पलक जी, ये जो पॉलिटिकल दल हम अपने सामने रखते हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं वो ये महंगाई है, सिंचाई है, किसान है, उनका बेरोजगारी है, वो जो पेपर लीक हो रहे हैं, कितने लोगों का, कितने बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। तो वहां पे बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है। उसके बाद जो महिला सुरक्षा को लेकर बात है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पे रेप केसेस कितने हैं, वहां पे लोगों को जो जितनी सुरक्षा लोगों को सरकार प्रोवाइड कर सकती है उतनी वो कर नहीं रही, उसमें वो फेल हो जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके अंडर ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को लेके जब लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि हम किसकी, मनीष कुमार जी आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, क्या कहना चाहेंगे? हाल फिलहाल में 5 राज्यों के अंदर जिस तरह से चुनावी प्रचार किया जा रहा है, एक दूसरे को कम बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के मुद्दों पर स्पष्ट तौर पर बात होते हुए नजर नहीं आ रही। क्या भारतीय राजनीति के अंदर ये एक निचलन स्तर जो है हम देख रहे हैं कि हर दिन हम देखते हैं कि जनता के मुद्दे घटा दिए जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने बढ़ा दिए जाते हैं? जनता कौन सी मुद्दों पर वोट करती है पलक जी? जनता तो जाति पर वोट करती है। जनता सबसे पहले ये देखती है मेरी जाति का कैंडिडेट खड़ा है कि नहीं खड़ा है। और पॉलिटिकल पार्टी कहाँ देखती है? वो देखती है किस जाति से जाट वोटर ठीक रहेगा, कैंडिडेट ठीक रहेगा, कहाँ मुसलमान ठीक रहेगा, कहाँ हम ओबीसी को दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो जनता खुद ही अपने हिसाब से चलती है। जनता जाति के आधार पर वोट दे रही है, जनता धर्म के आधार पर वोट दे रही है। जहां आप समझिए 99% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम वोट इकट्ठे होते हैं और कहते हैं हमें मोदी के खिलाफ रहना है। तो इसका मतलब क्या है? वो मुस्लिम जनता का लाभ नहीं ले रही है क्या? उनको फ्री का खाना नहीं मिल रहा है? जो अनाज पहुंच रहा है मिल रहा है क्या? वो प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं क्या? उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अपने धर्म गुरुओं के आधार पर, अपने धर्म की रिक्वायरमेंट के आधार पर मोदी के विरोध में लगे। कहने का मतलब साफ है। देखिए नेता वही
आती है। इस मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरीके से जनता राजनीतिक परिचय, राजनीतिक ज्ञान का कौशल का परिचय नहीं दे रही है, जाति के धर्म के आधार पर वोट कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आरा जी, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमनप्रीत जी बहुत शुक्रिया, साथ ही रत्नागर जी जो अभी नहीं है हमारे साथ डिबेट में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के सवाल में सवाल नेताओं से था कि क्यों आखिर वे जनता के मुद्दे उठाने में चूक रही है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए JK24/7 न्यूज।